हेलो स्टूडेंट्स, हम आपसे बात कर रहे थे। कल ही हमने आपको बताया था गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। ये परिभाषाएं हमने आपको एक एक करके क्लियर कराई थी। पहली जो परिभाषा थी वो थी वक्रता केंद्र। नंबर 2 परिभाषा वक्रता त्रिज्या। तीसरी जो परिभाषा थी वो थी आपकी ध्रुव। अगली परिभाषा है मुख्य फोकस। अगली जो परिभाषा है वो है फोकस दूरी। और अगली जो परिभाषा है वो है द्वारक। इनमें बीच में एक परिभाषा और आती है यहाँ मुख्य अक्ष। इन परिभाषाओं को समझने के बाद हमें आगे पढ़ना है कि इन दर्पणों से, क्योंकि ये जो परिभाषाएं हैं ये परिभाषाएं गोलीय दर्पणों से संबंधित हैं। हमने आपको बताया था कि ये जितनी भी परिभाषाएं हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित है और हमें भी अध्ययन करना है वो गोलीय दर्पणों से परावर्तन का ही अध्ययन करना है। तो गोलीय दर्पणों से परावर्तन पढ़ने के लिए हम विचार करते हैं किसी बिंब के प्रतिबिंब के बारे में। यहाँ पर दो शब्दों पर ध्यान देना है, बिंब और प्रतिबिंब। बिंब क्या है और प्रतिबिंब क्या है? बिंब का मतलब होता है वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब होता है उसका चित्र या उसकी छाया या चित्र। मान लीजिए हम दर्पण के सामने खड़े हैं, दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं, तो हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो हम एक बिंब हैं और दर्पण में हमारा जो चित्र बन रहा है, हमारी जो छाया दिखाई दे रही है वो प्रतिबिंब है। बिंब अर्थात वस्तु और प्रतिबिंब अर्थात उसका चित्र या उसका फोटो। बिंब सदैव दर्पण के सामने होगा या बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होंगी तो ही उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो हमें समझना यह है कि किसी भी बिंब का जो प्रतिबिंब बनता है वो किन नियमों के अंतर्गत बनता है, उसके भी क्या कुछ नियम हैं। तो हमें सीखना है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब के निर्माण में कौन कौन से किरण आरेख प्रयुक्त किए जाते हैं। इनको किरण आरेखों के नाम से जाना जाता है। ये किरण आरेख 4 हैं जिनको समझना है हमें एक एक करके। पहला जो किरण आरेख है, ये चारों आरेख हमें दोनों दर्पणों के लिए अध्ययन करना है, उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए। ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण।
ये हो गया इसका वक्रता केंद्र और ये हो गया ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, ये हो गया द्वारक M और N। पहला नियम इस बात को कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, अब ये हो जाता है मुख्य अक्ष काल्पनिक रेखा हो गई। कल ही आपको बताया था कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा, इसको पीछे भी बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी कितना ही बढ़ाया जा सकता है। कल ही हमने आपको बताया है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। तो पहला जो किरण आरेख है परावर्तन के लिए वो ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। मुख्य फोकस कहाँ स्थित होता है? मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी होती है, इसके बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। तो पहला नियम इस बात को कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। इसी नियम को यदि हम उत्तल दर्पण के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं तो वहाँ ये जो किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण है, चूंकि ये दर्पण है, अपारदर्शी माध्यम है, परावर्तन होगा, प्रकाश की किरण लौट करके जाएगी, तो प्रकाश की किरण इस दर्पण द्वारा परावर्तित हो जाती है, फैल जाती है। लेकिन इसको यदि हम पीछे बढ़ाते हैं तो पीछे बढ़ाने पर ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से अपसरित हुई या आती हुई प्रतीत होती है। इस दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरती है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से अपसरित हुई प्रतीत होती है। दूसरा जो नियम है वो बिल्कुल इसका उल्टा है। उल्टा कैसे है? ये आपका हुआ अवतल दर्पण, ये हुआ आपका द्वारक, ये हुआ मुख्य अक्ष, ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F। पहला नियम अभी हमने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से अपसरित हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम बिल्कुल जस्ट इसका विपरीत है। वो कैसे है? कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर निर्देश करती हुई आती है
मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आती है। आप देख रहे होंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर आ रही है। इसमें फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों नियम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। तीसरा जो नियम है वो है चूंकि दोनों दर्पणों के गुणधर्म अलग अलग हैं, अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को पास पास लाता है, उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला देता है। इसीलिए इनको एक अन्य नामों से और जाना जाता है। हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण पर जितनी प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, परावर्तन के पश्चात सबको पास पास लाता है, इकट्ठा कर देता है, एकत्रित कर देता है। इसलिए इसका दूसरा नाम होता है अभिसारी दर्पण, क्योंकि अभिसार माने होता है इकट्ठा करना है, एकत्रित करना। और उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है, दूर दूर करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है अपसारी दर्पण। ये कोई नए नाम नहीं है। उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये जो नाम दिया गया है ये इनके गुणधर्मों के आधार पर दिया गया है, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के कारण इसका नाम दे दिया अभिसारी, क्योंकि अभिसार माने होता है इकट्ठा करना। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसका नाम दे दिया अपसारी दर्पण। जो अपसार माने होता है फैलाना या बिखेरना। तो हम पढ़ रहे थे किरण आरेख। ये द्वारक हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र और ये मुख्य फोकस। तीसरा नियम इस बात को कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते में लौट जाती है। अगला जो दर्पण है उसके लिए इसी को व्यक्त करने के लिए C को मिलाती हुई एक तिरछी रेखा खींचते हैं, लेकिन यहाँ से उसको डैश डैश से आगे बढ़ाया जाता है क्योंकि इधर पॉलिश हो रही है। चूंकि ये वक्रता केंद्र की ओर निर्देश करती हुई आ रही है, इसलिए कोई नया रास्ता नहीं बनाएगी, परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते में लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो उसी रास्ते में लौट जाती है, अथवा अवतल दर्पण में अथवा उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही रास्ते में लौट जाती है। चौथा जो नियम है उसको आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हुआ, ये वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस, ये ध्रुव, ये द्वारक। ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, द्वारक।
आपतित, चौथा जो नियम है वो है आपतित किरण मुख्य अक्ष से जितनी तिर्यक होती है, आपतित किरण दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष से जितनी तिर्यक होती है, परावर्तित किरण भी उतनी ही तिर्यक होती है। ये परिभाषा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। और इसी से ये भी सिद्ध होता है कि आपतन कोण का मान जितना होता है, परावर्तन कोण का मान भी उतना ही होता है, क्योंकि परावर्तन के नियमों में हमने आपको बताया था। दूसरा नियम था परावर्तन का नियम कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के सदैव बराबर होता है। और यहाँ किरण आरेखों में भी यह बात हमको सीखने को मिल रही है कि आपतित किरण दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष के सापेक्ष जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाती है, क्योंकि ये जो अभी ये जो होता है मुख्य अक्ष, ये अविलंब की भांति व्यवहार करता है। तो ये होते हैं हमारे किरण आरेख, जिनका सहारा हम प्रतिबिंब निर्माण में लेते हैं। प्रतिबिंब का निर्माण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों से ही होता है, लेकिन किस दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये चीज़ हमें समझनी है। इन नियमों के माध्यमों से ही प्रतिबिंब का निर्माण करना सीखना है। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करने की 6 स्थितियां हैं। स्थितियां का मतलब होता है हम जगह जगह बदल बदल करके या जगह जगह वस्तु को रख करके उसका प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए 6 स्थितियां तैयार होती हैं, उनको मैं एक साथ बता देता हूँ आपको सबको, सब स्थितियों को। मान लीजिए अवतल दर्पण है, इसकी परिभाषाओं से हम आपको पहले ही अवगत करा चुके हैं। ये आपका मुख्य अक्ष हुआ, ये ध्रुव हुआ, ये द्वारक हुआ, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, और ये हो गया आपका मुख्य फोकस। तो प्रतिबिंब के निर्माण की जो 6 स्थितियां हैं, वो स्थितियां किस प्रकार बनाई जाती हैं, यहाँ ध्यान देना है। सबसे पहली जो स्थिति मानी गई है वो होती है अनंत पर, कि मान लीजिए वस्तु अनंत पर रखी है और उससे कोई प्रकाश की किरण चल करके आ रही है, तो उनका प्रतिबिंब अवतल दर्पण से कहाँ बनेगा और उसकी क्या विशेषताएं होंगी। दूसरी स्थिति जो तैयार होती है, ये तो हुई अनंत वाली। दूसरी स्थिति जो तैयार होती है वो होती है आपकी अनंत। इधर अनंत है और इधर है आपका वक्रता केंद्र। अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य आप कहीं भी वस्तु रख दें, ये दूसरी स्थिति है कि वस्तु रखी हुई है अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है। तीसरी स्थिति में वस्तु को समीप लाते हैं और वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र पर। ये आपकी बनती है तीसरी स्थिति कि वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चौथी जो स्थिति बनती है वो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस
के मध्य यदि वस्तु रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है। पांचवी जो स्थिति है वो आपकी होती है कि यदि वस्तु को मुख्य फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और अगली जो अंतिम स्थिति है वो है कि यदि वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम वस्तु को दर्पण के जितना पास लाते जाते हैं प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर और उतना ही बड़ा होता जाता है। तो ये 6 स्थितियों का अध्ययन हमें अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण में करना है। अब हम इन 6 स्थितियों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहली स्थिति लेनी हमें जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो उस स्थिति में वही प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए हमें 2 बातों को याद रखना है। सबसे पहले प्रकार में पेंसिल को लगा करके दोनों की जो नोकें हैं उन नोकों को बराबर करना है और इस प्रकार रख करके आपको एक वृत्त की साइज बना दी। अर्धवृत्त बनाना है आपको, अर्धवृत्त बनाना है इसे। जहां आपकी प्रकार की नोक है वो उस अर्धवृत्त का केंद्र है और उस बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र और उसको सी से व्यक्त करते हैं। सी से स्केल लगा करके एक सीधी लाइन खींचते हैं और ये लाइन जहां जाकर के दर्पण से टकराती है उस बिंदु को लिख देते हैं P। ये ध्रुव हो गया। अब C और P के बीच की दूरी को मापते हैं और उसको माप करके उसका बिल्कुल आधा कर देते हैं और आधा करके लिखते हैं हम F। इतना काम तो हमें करना ही है। कोई भी स्थिति आती है 6 में से, पेपर में कई बार 2 स्थिति पूछ लेता है, कई बार सिंगल स्थिति भी पूछ लेता है। प्रश्न कैसे आता है? अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को किरण चित्र द्वारा समझाइए। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को किरण चित्र द्वारा समझाइए। सिंगल प्रश्न आता है इस प्रकार। और कई बार ऐसे पूछ लेता है वो कि अवतल दर्पण से निम्न स्थितियों पर प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए। उस स्थिति में वो इन 6 स्थितियों में से कोई 2 स्थिति रख देता है, नंबर 1 और नंबर 2। ये ऑप्शन वो रखता है आपके लिए। तो हमें ये काम करना है। सबसे पहले प्रकार पेंसिल में लगा करके और ये अर्धवृत्त बनाना है। जहाँ पर प्रकार की नोक होती है उस जगह पर वक्रता केंद्र होता है। यहाँ से लेकर के हम सीधी लाइन खींचते हैं जो एक वक्रता तिरछाई होती है। ये दर्पण के जिस बिंदु से टकराते उस बिंदु पर हम P अंकित कर देते हैं जो कि दर्पण का ध्रुव होता है। और इस लाइन को माप करके बिल्कुल आधा कर देते हैं। बिल्कुल आधा इसको जब कर देते हैं तो आधे बिंदु पर इसका जो आधा होता है उस जगह पर हम मुख्य फोकस लिखते हैं। अब इस लाइन को हम आगे पीछे कितना भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि अब ये बन गया आपका मुख्य अक्ष। प्रश्न कह रहा है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको प्रकाश की किरणें दर्शाने के लिए कोई वस्तु नहीं रखनी है क्योंकि वस्तु निश्चित नहीं की गई है।
तो कुछ दूरी तक प्रकाश की किरणों को डैश डैश करके आपको लेके आना है। डैश इसलिए लगाना है क्योंकि ये निश्चित नहीं है प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि वस्तु रखी हुई है अनंत पर। तो ये प्रकाश की किरणें अनंत से चल करके आ रही हैं। और ये हमने अभी आपका पहला नियम पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं। ये मुख्य फोकस से गुजर गई तो ये प्रकाश की किरण भी मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये किरण दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, मुख्य फोकस पर, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है जो बिंदुवत होता है। बिंदुवत, बिंदु के आकार का होता है और अत्यंत छोटा, वस्तु से अत्यंत छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। बिंदुवत का मतलब है बिंदु के आकार का, मुख्य फोकस का मतलब है एफ पर बन रहा है। लेकिन ये बात वास्तविक क्या है और उल्टा क्या है, इसको समझना है हमें। हमने आपको बताया था अभी बिंब और प्रतिबिंब, इन दोनों के अर्थ समझाए थे। तो बिंब तो होता है वस्तु जो दर्पण के सामने स्थित है, जिसका चित्र बनाना है। और प्रतिबिंब जो होता है ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे होता है, एक तो होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इस बात को समझने के लिए हमें पुनः मुख्य फोकस की जब परिभाषा पढ़ी थी उन्हीं चित्रों पर पुनः पहुंचना है। ये अवतल दर्पण हुआ, ये मुख्य अक्ष हुआ, ये ध्रुव P, द्वारक M और N, वक्रता केंद्र C और ये मुख्य फोकस F। मुख्य फोकस पहले से ही निर्धारित नहीं करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण जो होता है ये अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरणों को, अवतल दर्पण अपने पर आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात पास पास लाता है। यानी कि ये आपतित किरण है, जब इसका परावर्तन होगा तो ये यहाँ से गुजरेगी। ये आपतित किरण है, इसका परावर्तन होगा तो ये यहाँ से गुजरेगी। परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को, ये प्रतिबिंब कहाँ काट रही हैं, मुख्य फोकस पर वास्तव में काट रही हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात परावर्तित किरणें जब एक दूसरे को वास्तव में ही काटती हैं, ऐसी स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंब को कहते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब। और ऐसी एक स्थिति हमने आपको बताई थी उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो हमने आपको बताया था कि ये प्रकाश की किरण गई, इसका परावर्तन हो गया, ये प्रकाश की किरण गई, इसका परावर्तन हो गया। ये आने वाली प्रकाश की किरणें हैं और ये जाने वाली प्रकाश की किरणें, ये तीर का चिन्ह बता रहा है। ऐसे आई आपतित किरण इस दिशा में चली गई, ऐसे आई आपतित किरण इस दिशा में चली गई। ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है और ये पास पास लाता है।
ये तो प्रकाश की किरणों को पास पास लाता है और ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। फैलाता है इसीलिए इसका दूसरा नाम दिया था हमने अपसारी दर्पण, और ये पास पास लाता है इसलिए इसका दूसरा नाम दिया था हमने अभिसारी दर्पण। अभिसार माने होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना, और अपसार माने होता है फैलाना। इसलिए इनका जो उपनाम है, अवतल दर्पण का जो उपनाम है वो है अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण का जो उपनाम है वो है अपसारी दर्पण। ये दोनों नाम इन दोनों दर्पणों के गुणधर्मों के आधार पर हैं, जैसा कि ये चित्र आपको बता रहे हैं। अवतल दर्पण पर जितनी प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, इसमें जरूरी नहीं है 2 ही प्रकाश की किरण आपतित हों, और भी प्रकाश की किरण आपतित हो सकती हैं। ये फिर भी वहीं जा कर के मिलती हैं, इसमें और भी किरण आपतित हो सकती हैं। ये सब उसी बिंदु पर जा कर के मिलती हैं। ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ये परावर्तन के पश्चात इधर चली गई, ये परावर्तन के पश्चात इधर चली गई, तो आप देख सकते हैं कि ये किरणें यदि इनको इधर बढ़ाते चले जाएं तो ये कभी भी मिलने वाली नहीं हैं। लेकिन इन किरणों को यदि हम पीछे बढ़ाएं तो पीछे बढ़ाने पर ये किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे ही उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये हमने आपको कल बताया था। तो जब परावर्तित किरणें पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसे प्रतिबिंबों को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। और जब परावर्तित किरणें वास्तव में ही एक दूसरे को काट करके प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं तो उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में ही एक दूसरे को काटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और जब परावर्तित प्रकाश की किरणें पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसी स्थिति में आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये हुआ आपका प्रतिबिंब का प्रकार। इसके बाद है उल्टा और सीधा। वस्तु ऐसे रखी है, बिंब भी ऐसे ही बन गया, इसका मतलब है सीधा है। वस्तु ऐसे रखी है, प्रतिबिंब ऐसे बन गया, तो ये तो हुआ सीधा प्रतिबिंब और ये हुआ उल्टा प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब की प्रकृति है। ये जो शब्द हैं ये प्रतिबिंब की प्रकृति का निर्धारण करते हैं कि वास्तविक है, कि आभासी है, उल्टा है या सीधा है। ये प्रकृति है, गुण है उसका। ध्यान रखें, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। तो हम बता रहे थे आपको पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। हमने यहाँ पर अनंत पर वस्तु मानी है क्योंकि कहीं भी हमने वस्तु को चिन्हित नहीं किया है, क्योंकि उसका स्थान निश्चित नहीं था। इसलिए हमने वस्तु के लिए निर्धारित स्थान नहीं दिया है। कुछ दूरी तक हम डैश डैश से इनको लेकर के आते हैं। इसके बाद दूसरी स्थिति आपकी, जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य स्थित हो। अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। ये वाली जो स्थिति है ये वक्रता केंद्र है और ये अनंत है। कहीं भी आप वस्तु को रख दें, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसके बारे में बात करते हैं कल। लेकिन कल क्लास लेने से पहले अपने पास स्केल, प्रकार, पेंसिल
ये ज़रूर साथ लेकर के बैठें और इन स्थितियों का तुरंत अभ्यास करें जिससे कुछ समझ में आए।